स्वामी विवेकानंद ने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा दिया था ताकि किसानों को सशक्त बनाकर भारत का पुनरुत्थान किया जा सके। लेकिन आज भी अपने देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जो इन सबसे हटे हैं, जिनको वो सब नहीं मिल पा रहा है, ना उनको स्वास्थ्य अच्छा मिल पा रहा है, ना शिक्षा मिल पा रही है। और कृषि की तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे किसान हैं जो आज बेहतर से बेहतर करने की सोचते हैं। हम ऐसे ही किसान से आज मिलने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभय पांडे है और शब्द सांची विंध्य के इस खास कार्यक्रम कृषि सांची में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं रीवा जिले के गगेव ब्लॉक में सिरसा नाम का गांव है और यहाँ के रहने वाले उमेश पाटीदार हैं जो 105 एकड़ ज़मीन लीज में लेकर बहुत सारी खेती करते हैं। बहुत सारी खेती का मतलब कि ये आज गाजर भी उगा रहे हैं, मूंगफली भी उगा रहे हैं, सोयाबीन भी उगा रहे हैं, वो सारी खेतियाँ करते हैं। तो हम इनसे आपको मिलवाएंगे भी। और आपको ये सबसे पहले ये बता दें कि उमेश जी रीवा से नहीं है, ये आए हुए हैं मालवा से और मालवा से यहाँ आके ये खेती कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर किस चीज़ की खेती करते हैं, क्या खेती करते हैं और कैसे इनकी विधियाँ हैं खेती करने की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप हमको ये बताएं कि इतना बड़ा रकबा आपने कैसे लीज में लिया, क्या प्रक्रिया रही इसकी? सर एक्चुअली क्या है, मेरा पहले काम था कंस्ट्रक्शन का और मैं चाहता था कि कुछ ऐसा काम करा जाए जिसमें थोड़ा सुकून मिले। कंस्ट्रक्शन के काम में पैसा था, ऐसा कुछ कोई समस्या नहीं, बट समस्या की शांति, मानसिक मेंटल शांति नहीं थी। फिर अपने सोचा पैसे ही बिलोंग हम करते हैं एग्रीकल्चर से, परिवार पूरा एग्रीकल्चर शुरू से बचपन से करते आ रहे हैं। तो सोचा कि बड़े स्तर पे खेती करी जाए। तो फिर उस पर्पज़ से हमने 105 एकड़ ज़मीन रेंट पे ली और फर्स्ट ईयर सोयाबीन वगैरह की खेती से स्टार्टिंग करी हमने। हालांकि हमने ये ज़मीन खास कर हॉर्टिकल्चर के लिए, मतलब बागवानी के लिए ले रखी है जी। और आने वाले टाइम में हम बागवानी की प्लानिंग यहाँ पे करेंगे। अभी फिलहाल सोयाबीन वगैरह की हम यहाँ पे स्टार्टिंग करी है। सोयाबीन, गेहूँ वगैरह जो भी क्रॉप्स हैं जो हम कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे आने के बाद सुना भी था कि यहाँ पे सोयाबीन की क्रॉप होती नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर ये मेरी तीसरी क्रॉप खड़ी है आपके सामने। इस तीसरी क्रॉप और शानदार रिजल्ट है, कोई समस्या नहीं है और रेगुलर ले ही रहा हूँ मैं। प्रोडक्शन अच्छा खासा प्रोडक्शन आ रहा है, कोई समस्या नहीं। एकड़ का मेरा 14 कुंटल तक प्रोडक्शन आया है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप मालवा से आते हैं, मालवा बेल्ट तो बहुत बड़ा है। जी। जिला कौन सा है आपका? सर इंदौर जिले से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, आप जिस ज़मीन से आप आए हैं यहाँ, आपको बता दें कि आपने भी सुना होगा कि मालवा की धरती को विश्व की सबसे अच्छी धरती कहा जाता है। यहाँ तक कि एक चीनी यात्री फाहियान थे, उन्होंने भी ये कहा था कि मालवा की धरती विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ धरती हो जी। तो आपने वहाँ मालवा की ज़मीन छोड़ के रीवा की ज़मीन ही क्यों चुना? क्या ऐसा रहा? सर रीवा की ज़मीन चुनने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे एक्टिवेट किसान नहीं है, जो खेती के पर्पस, उनका पर्पस खेती करना है ही नहीं। जिनकी ज़मीन है वो भी नहीं करते। और हमको चाहिए था एक बड़े रकबे में, ताकि जितनी वैरायटीज़ ज़मीन, फसलों की अलग अलग वैरायटीज़ अपन खेती कर सके और ट्रायल भी ले सके। तो उसके लिए चाहिए लैंड ज़्यादा, और हमारे क्षेत्र में लैंड इतनी है नहीं। और जिनके पास लैंड है वो देना नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, वो खुद ही करते हैं, इसलिए देना नहीं चाहते। तो अपने को ऑप्शन मिला कि अपन रीवा में कर सकते हैं। एक तो रेंट थोड़ा कम मिलता है, दूसरी चीज़ मालवा में पानी की कमी है, यहाँ पे पानी की भरपूरता है। तो हमने ये चीज़ चुनी और फिर हम इस बेस पे यहाँ पे आए। चूँकि अप्रैल का महीना चल रहा है तो अब लगभग रीवा बेल्ट में देखा जाए, मतलब हर जगह ये गेहूं की कटाई की शुरुआत। बिल्कुल सर। और इस बीच आपने बहुत सारी फसलें उगाई हैं। मैं देख भी रहा हूँ, ये सोयाबीन है, ये पूरा हरा भरा है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे उगाया है। क्या क्या उगाया आपने इसके अलावा? सर सोयाबीन के अलावा मेरे पास गाजर है, उसके बाद चुकंदर है, बैंगन है और बरबटी है, मूंगफली है और गोभी लगाने की तैयारी हमारी चल रही है आगे। और अभी एक नई वैरायटी हाईएस्ट, मतलब अपने यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में एक हाईएस्ट उत्पादन देने वाली वैरायटी, तरबूज की वैरायटी में ट्रायल करने जा रहा हूँ 3 एकड़ में। तो शायद रीवा ज़िले में लगभग कोई आज तक कोई किसान ने शायद ट्रायल ही नहीं करा होगा उसका। तो वो एक नई तैयारी चली रही है, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन के लिए आने ही वाला है हमारा।
तो उसके लिए तैयारी पूरी चल रही है अभी हमारी साथ। हम आपसे हर जितनी फसलें आपने लगाई हम उसके बारे में सब जानेंगे थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं, सोयाबीन से। बिल्कुल सर। ये सोयाबीन आपने जो लगाया है, क्योंकि हमारे रीवा में एक तो जैसा आपने बताया कि रीवा में सोयाबीन नहीं लगता, बहुत कम, एक कुछ साल पहले लोग 2-3 साल तक खेती किए हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि सोयाबीन पूरा खेत खा जाता है जी दूसरे रबी में फसलें फिर नहीं लगाई जाती है, उगती ही नहीं वो। जी। तो आपने इस बीच आप सोयाबीन उगा भी रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ बरसात में लगाया जी। जाता है और आप अभी लगाए हुए हैं। ये क्या वजह हैं कि मतलब लोग डरते हैं सोयाबीन से लगाने से? और दूसरी चीज़, आपने इस मौसम में क्यों चुना ऐसा? सर पहली चीज़ ये कि सोयाबीन में पहले यहाँ पे जो किसानों ने सोयाबीन लगाई वो 3 साल लगभग रेगुलर सोयाबीन लगाया। रेगुलर सोयाबीन लगाने के बाद ना तो अल्टरनेटिव, जब जैसे अपन मान के चलो कि फसल चक्रण जिसे बोलते हैं, फसल चक्रण चेंज नहीं करा पहली बात। और अपनी सॉइल में धीरे धीरे सोयाबीन यदि आप उठाते गए तो सल्फर, सोयाबीन को सल्फर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सल्फर की ऑयल बनाने के लिए। बिल्कुल। तो सल्फर की डेफिशिएंसी धीरे धीरे आने लगी और सल्फर की डेफिशिएंसी आने के साथ फिर अपने यहाँ क्षेत्र में आपने एक चीज़ फोकस करी होगी कि 12, 32, 16 खाद बंद हो गया, लगभग यूज़ करना बंद कर दिया किसानों ने, क्योंकि कॉस्टली है। और उसकी जगह यूज़ करना चालू करा 1846 जी। 1846 में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस। आपने पोटास स्किप कर दिया, सोयाबीन बो रहे हो, सल्फर स्किप हो गया, ज़मीन के अंदर से पूरा सल्फर उठा के आपने ख़त्म कर दिया। आप पोटास मायने रखता है दाना बनाने के लिए, पोटास मिला नहीं सोयाबीन को, सल्फर मिला नहीं ऑयल बनाने के लिए, तो दाना क्या करता है, फली बनती है सोयाबीन की लेकिन दाना नहीं बन पाता है, उत्पादन नहीं आया। किसान ने नई नई बातें करते हुए उस चीज़ों को छोड़ते हुए वापस नई क्रॉप पे आ गए जी। लेकिन सोयाबीन क्या है, आज के युग में रेगुलर सोयाबीन खेती करने के लिए आपको मल्टी न्यूट्रिएंट और इसको जो आवश्यकता है पौधों को समझ के आपको उसका न्यूट्रिएंट आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने अभी मेरे यहाँ क्रॉप देखी, इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पे खड़ी है। अभी इसमें हम एक 19-19 का स्प्रे कर चुके हैं। अभी जब फूल आ जाएगा, जब फली बन जाएगी, दाना बनने लगेगा, उस टाइम पे 0-1-34 का स्प्रे होगा। उसमें फॉस्फोरस 52% मिल जाएगा और 34% पोटेशियम मिल जाएगा। तो दाना बनाने के लिए और उसकी चमक लाने के लिए, तो और चमक आ गई, दाना बन गया। अब रही बात सल्फर की, तो सल्फर हमने जब सोइंग के टाइम में 10 kg पर एकड़ के हिसाब से सल्फर की सोइंग करी थी, तो सल्फर की डेफिशिएंसी हमारे क्रॉप में आपको कहीं दिखेगी भी नहीं, और ना क्रॉप में किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपको समझ में नहीं आएगी। पानी की क्या तरीका रहता होगा कि कितने बार पानी लगता होगा? पानी तो सर ये मान के चलो, यदि गर्मी में आप क्रॉप ले रहे हैं तो लगभग 6 पानी चाहिए इसको जी। 6 पानी में आराम से सोयाबीन पक जाती है। और मैं मूंग, उड़द उनसे भी अच्छी खेती इसको समझता हूँ, क्योंकि वैश्विक बाज़ार में आज जो ऑयल और दलहन और तिलहन की अपने यहाँ पे जो कमी आ रही है, उसको सोयाबीन से बेटर तरीके से ऑयली चीज़ों को पूर्ति करने वाली दूसरी कोई क्रॉप नहीं है। बीज कौन से ब्रांड का है सर? ये NRC 268 है, इंदौर अनुसंधान केंद्र की वैरायटी है। और जो लेटेसी अब मार्केट में आई हुई है, तो बड़ी मुश्किल से सीड हमको मिला था, तो हमने इस टाइम पे सीड पर्पस से इसको लगाया है कि सीड तैयार हो जाएगा ताकि नेक्स्ट क्रॉप में हम इसको बल्क स्तर पे लगा सकें। अच्छा, तो इसको आपको और बढ़ाना है? बिल्कुल, मैं अगले साल लगभग 40 एकड़ में सोयाबीन इस बारिश में जी, आने वाले बारिश के टाइम में ही 40 एकड़ में इसको मैं सोइंग करने वाला हूँ। अच्छा, इसके पहले भी आपने लगाया था? इसके पहले 2 क्रॉप ऑलरेडी मैं बारिश की ले चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसी जमीन वो कितने एकड़ में लगा था? फर्स्ट ईयर मैंने लगभग 40 से 50 एकड़ के आसपास सोयाबीन थी, और सेकंड ईयर में 8 एकड़ की सोयाबीन थी मेरे पास। तो ये मतलब ये आप एक तरह से बीज तैयार कर रहे हैं जी, ताकि आगे के लिए आपको जी। ये बीज मेरे पास इतना मतलब बहुत लिमिटेशन में है, क्योंकि मेरे को जितना लगाना है उतना रखने के बाद लगभग मेरे पास 100 कुंटल की डिमांड है इसको देने के लिए, पर बीज अवेलेबल ही मेरे पास ही लगभग 2 एकड़ में है। तो ये 20 कुंटल सीड निकलेगा, 10 कुंटल मैं लगा लूँगा, 10 कुंटल ही मैं सेल कर पाऊँगा इसको। हम आपसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। हमने सोयाबीन के बारे में जाना, अब आप हमको कौन सी फसल दिखाने चल रहे हैं? सर आप जो बोले, जैसे हम बैंगन में देख सकते हैं, बैंगन देख सकते हैं। सर ये प्लॉट हमारा बैंगन का है, मल्टी क्रॉप प्लाट है हमारा ये फर्स्ट में हमने अगस्त में इसकी बैंगन की स्वाइंग करी थी, और साथ में इसके उड़द लगाया था। तो उड़द की क्रॉप हमने कटिंग करने के बाद फिर इसमें चुकंदर लगा दिया। चुकंदर लगी हुई है, हार्वेस्टिंग चालू है इसमें, बैंगन की भी हार्वेस्टिंग चालू है। और ये बैंगन लगभग बारिश के एंड तक चलेगा। और मल्टी क्रॉप में लेने पे हमने खर्चा पहले उड़द में ही इसका खर्चा पूरा निकाल चुके हैं, बाकी सारी क्रॉप्स हमारी लगभग फ्री है। अब जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो सारी हमारी बचत ही है इसके अंदर। कितना रकबा है ये बैगन का? हाँ सर, ये इस साल तो हमारा रकबा अभी इसमें कम है, लगभग आधे एकड़ के समथिंग है।
और अभी नई प्लांटेशन की तैयारी हमारी चल रही है बैंगन की, कि जो ये ख़त्म हो और वो नया चालू हो जाए, उस हिसाब से प्लानिंग कर रखी है। क्योंकि कारण क्या है कि ये जो वैरायटी हमने ट्रायल बेस पे पिछले साल लगाई थी, ये एंडाज आर्डेन है। तो क्या है कि हमने चाह रहे थे कि यहाँ पे कैसा उत्पादन आता है, कि इसलिए इसको कम रकबे में लगाया हमने। तो उत्पादन बहुत अच्छा है और बेसिकली काफ़ी टाइम से इसकी फ्रूटिंग में ले रहा हूँ और प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। फ्रूट की शाइनिंग बहुत अच्छी है, आधा किलो प्लस का फ्रूट आता है इसका। गोल बैंगन है इसको, जो भरता वाला बैंगन बोलते हैं। हाँ जी। और लगभग 200 कुंटल, इस आधे एकड़ में 200 कुंटल हमारे पास चुकंदर है इसके अंदर जी। तो वो कहीं से भी हमको इसमें लॉस दिखता नहीं है कि कहीं लॉस आता है, कोई समस्या नहीं है लॉस के। तो ये सब आप बेचते कहाँ ले जाते हैं? ये सर मनगवा जाता है हमारा, और रीवा भी जाता है माल। मनगवा और रीवा दोनों जगह जाता है। मंडी जाता है? हाँ, मंडी जाता है पूरा माल। क्या रेट चल रहा है इस समय बैगन? और सर बैंगन हमारा जा रहा है 28 रुपये, 26 रुपये, 25 रुपये तक, और चुकंदर जा रहा है 15 से 17 रुपये तक। ये हर साल इन सब की खेती करते हैं? हाँ, हर साल करते हैं, बिल्कुल रेगुलर करते हैं सर इसकी खेती। और नेक्स्ट ईयर हमारी इसकी प्रोसेसिंग यूनिट की प्लानिंग है जी। हम इसको ड्राई फॉर्म में करके, पाउडर फॉर्म में करके, और मार्केट में खुद का ब्रांड स्टेबल करना चाह रहे हैं। इस बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को एकदम ऐसा बताइए जो समझ में आए कि आप क्या करना चाह रहे हैं इस बारे में। सर इसमें क्या होगा कि जैसे चुकंदर बल्क मात्रा में ठंड के टाइम में बल्क मात्रा में निकलता है, तो हम इसको ड्राई करके, मतलब पहले छील के और कटिंग करके ड्रायर में सुखा के, ड्राई होने के बाद इसके पाउडर बनेगा। पाउडर बन के इसके आधा किलो 1 किलो की पैकिंग करके ई कॉमर्स साइड है और जो भी मार्केट में साइड है, और अपना खुद का लाइसेंस लेके हम उसका खुद का एक बिज़नेस स्टेबल करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ में, कि खेती भी करते रहें और एक हमारा बिज़नेस भी स्टेबल हो जाए, ताकि मार्केट में जो माल जिस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो। क्योंकि कारण क्या है, आज के युग में जो न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पे जो बाज़ार में जो शहर के अंदर जो जिम वगैरह करते हैं, उनको न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, और जो प्योर माल तब मिलता है कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा क्षमता रहती है चुकंदर के अंदर। तो हम ये चाह रहे हैं कि अपना ब्रांड स्टेबल करें, सिर्फ खेती पे ही निर्भर ना रहें हम जी। बहुत अच्छी बात है ये यार, आप इतना सब कुछ सोच रहे हैं। और ऐसे लोग, मतलब हमारे रीवा में बहुत कम ही किसान ऐसे हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि हम अपना ब्रांड बनाएंगे और उसको और बढ़ाएंगे। लोगों के लिए ऐसे प्रेरणा स्रोत बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं किसानों में। एक्चुअली क्या है सर, मैं ऑलरेडी बिजनेस माइंड ऑफ व्यू से शुरू से बिजनेस ही करता आ रहा हूँ, तो माइंड वो बिजनेस वाला चलता है, प्रकार खेती रहे। तो चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा इन्वेंशन करा जाए कि, कारण क्या है, खेती में एक आय सीमित होती है, ज़्यादा बहुत बड़ी आय नहीं होती है, लेकिन जब बिज़नेस या ब्रांड बन जाता है तो उसमें आय बहुत बड़ी हो जाती है कम खर्चे में। और मैन्युफैक्चरिंग तो लगभग अपन ही कर रहे हैं, बना अपन रहे हैं, पैदा अपन कर रहे हैं, तो फिर पैसा तीसरा आदमी क्यों कमाए भाई? पैसा मैं क्यों नहीं कमाऊँ? यदि मैं किसी व्यापारी को देता हूँ, हमारे इधर जैसे इंदौर बेल्ट के अंदर व्यापारी माल स्टोर में खरीदता है इस टाइम पे 6 से 10 रुपये किलो के आसपास में, और वो स्टोर में रख देता है। यहाँ पे स्टोर की अवेलेबिलिटी नहीं तो मैं भी स्टोर में रख देता, और वो स्टोर में रखने के बाद जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है और वो फसल ख़त्म हो जाती है सारी, उस टाइम पे वो 40-50 रुपये किलो चुकंदर निकालता है। तो 5 गुना तो किसान से ज़्यादा उसने पैसा कमा लिया। तो अपन किसान होके और थोड़ा बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के अपन क्यों नहीं कर सकते ये काम? बिल्कुल। तो इसलिए हमारी ये प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में हम अपना ब्रांड स्टेबल करें, और अदर चीज़ों पे भी काम करने वाले हैं, इसी पे हम ड्रायर पे। जी बिल्कुल। और अरेबियन कंट्रियों में बहुत डिमांड है इस चीज़ की। अपने यहाँ पे इंडिया में तो इतना डिमांड नहीं है, लेकिन अरेबियन कंट्रियों में बहुत सारी डिमांड है इसकी। ये गाजर लगवाई आपने? जी सर, ये गाजर है। ये कितने रकबा है इसका गाजर? ये सर आधे एकड़ में लगभग गाजर लगी हुई है। आधे एकड़ से उधर तो निकाल चुके हैं हम। ये बची हुई गाजर लगभग 20-25 में बच गई है। और अच्छा, ये गाजर का कलर भी आपके पीला पीला है, ये मतलब लाल से अलग है? ये पीली वाली गाजर है। और ये स्टोरेज के लिए सर बहुत अच्छी मानी जाती है। आने वाले टाइम में जैसे हमारे इंदौर बेल्ट में बड़े स्तर पे स्टोर होती है ये, और बारिश के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। क्या उपयोग रहता है इसका? सर खाने के लिए, और इसको मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा। जैसे अपने प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं इसको, बहुत सारी कंपनी वाले ख़रीद के, और इसको ड्राई पाउडर फॉर्म में यूज़ करके, और इसको प्रोटीन्स में यूज़ करा जाता है। क्योंकि अपने यहाँ तो ज़्यादातर लाल गाजर ही होती है। अपने यहाँ लाल गाजर आती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब खाई भी सबसे ज़्यादा अपने यहाँ वही पीली गाजर बहुत रेयर ही देखने को मिलती है। तो इसमें और उसमें अंतर क्या होता है? सर लाल गाजर क्या है, एक जिस टाइम पे वो उसकी हार्वेस्टिंग होती है उसी टाइम पे वो उसको खाना ज़रूरी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी।
और ये एक ऐसी गाजर है जिसको आप उस टाइम पे भी खा सकते हो, आप कोल्ड स्टोर में रख के 6 महीने बाद भी यूज़ कर सकते हो इसको। हमने अचार में भी देखा हाँ, है, तो और गाजर यही अचार में भी यूज़ होती है, प्रोटीन्स में यूज़ होती है, और काफ़ी सारी मेडिसिन्स में भी यूज़ होती है। जी। जो बच्चों के आहार के लिए टैबलेट्स बनती है छोटी वाली, वो उसमें भी यूज़ करी जाती है इस गाजर को। और ये सामने जो आपने लगवाया है, ये ये क्या चीज़ है? प्याज की बहन डाली है सर अपन ने, और इसको हालांकि इस टाइम पे प्याज की बहन अपने ही क्षेत्र में कोई डालता नहीं है ना, किसी को आइडिया है। ये एक्चुअली अपने ना अक्टूबर के आसपास ही डालते हैं और उसी टाइम पे प्याज लगा देते हैं। हमारे इधर कांदी लगाने का प्रश्न चलता है। अभी इस टाइम पे ये प्याज 1 महीने के समथिंग की हुई है, और 1 महीना और रुकेगी। 1 महीने के बाद ये अंटी साइज़ पे बन जाएगी, तब इसको उखाड़ के और स्टोर कर लिया जाएगा, और अगस्त में इसको लगाया जाएगा। उस टाइम पे क्या होता है कि अगस्त में प्याज की कमी रहती है और हरा प्याज नहीं मिलता है, तो इसको डायरेक्ट लगाने के बाद हरा प्याज में भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि इन केस हरा प्याज में आप प्याज को नहीं बेच पाए, तो आप इसका प्याज बना के, और जब मार्केट में नासिक का प्याज आता है उसके पहले आपका प्याज आ जाएगा, तो उसको रेट भी ज़्यादा मिलेगा, प्लस 2-2.5 महीने में रेडी हो जाती है ये। इसको कांदी बोलते हैं। हाँ, इसको साइज कांदी इसकी बनती है, कितनी साइज छोटी छोटी सी रहती है? बनती है, और उसी कांदी को वैसे के वैसे वापिस अगस्त या सितंबर के महीने में सोइंग कर दी जाती है। अच्छा। तो उस टाइम पे क्या है, इसको हरे प्याज में भी यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम में हरे प्याज में यूज़ करने में आपको पत्ते का भी पैसा मंडियों से मिल जाता है, और रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, लगभग 60 रुपये 70 रुपये केजी के आसपास। तो प्याज का भी पैसा मिल गया आपको, प्लस पत्ते का भी पैसा मिल गया, तो किसान की आय भी उससे बढ़ जाती है। प्लस ये यदि इनका केस यदि हरे प्याज में नहीं बिकाया, रेट नहीं आया, तो किसान के पास ऑप्शन रहता है कि प्याज बना ले। तो प्याज बना लिया तो भी उस टाइम पे बाज़ार में प्याज की कमी होने की वजह से रेट फिर बढ़े हुए रहते हैं, तो किसान को बहुत अच्छा पैसा मिलता है, और कम टाइम में मिलता है। 2 से 2.5 महीने के अंदर किसान के पास पैसा आ जाता है जेब में। बिल्कुल। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मतलब कद्दू भी लगा है, गन्ना भी शायद आपने जी, लगवाया है। गन्ना भी सर हमने ट्रायल बेस पे लगाया है, कद्दू लगाया है, और अभी लगभग हमने ये 1 लाख प्लांट गोभी के लिए भी डाल रखे हैं। जी। वो भी आने वाले 10 दिन के अंदर सोइंग चालू हो जाएगी हमारी, जो गर्मी की गोभी होती है। अधिकतर महीने में अपने क्षेत्र में ठंड में गोभी लगाते हैं, लेकिन हम गर्मी में क्रॉप कर रहे हैं, क्या कि उस टाइम पे डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है। और अच्छा, आपने गोभी के बारे में जो बताया, तो मैंने अपने यहाँ मैं और किसानों से भी मिला, जी, 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 तो उनसे मुझे ये पता चला कि जो गोभी होती है, गोभी अपने यहाँ ठंडी की सीजन तक खाई जाती है। बिल्कुल। उसके बाद जो खेतों में गोभी होती है उसमें कीड़े पड़ते हैं, लिया लगती है, खराब ही हो जाती है हाँ। लगभग। और ये भी बोला जाता है कि गर्मी के मौसम में गोभी धो के ही खाएं तो ही सही, जी। क्योंकि कीड़े पड़ते हैं। हाँ, तो इस सीजन में आप गर्मी में गोभी उगा रहे हैं, ये क्या मतलब कैसा, कुछ अलग विधि है क्या? नहीं सर, विधि अलग नहीं है। आप नॉर्मली बात करते हैं गोभी ट्रांसप्लांटिंग से, आपकी नर्सरी से विदिन 40 डेज में, मतलब लगभग 60 दिन में, 60 दिन में तैयार हो जाती है। 80 दिन की क्रॉप होती है टोटली है, 80 दिन का साइकिल होता है। 20 दिन आपकी नर्सरी में चले गए, 60 दिन आपकी क्रॉप में चले गए। तो फर्स्ट 45 दिन में आपको पत्तों को बचाना है, उसमें कोई बीमारी नहीं आए उतना आपको बचाना है। 45 दिन के बाद फूल बनना चालू होते हैं, और विदिन 15 दिन के अंदर फूल बन के रेडी हो जाता है। तो पत्तों को बचाने के लिए क्या तरीका है? पत्तों को बचाने के लिए आप नीम ऑयल यूज़ कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा नीम ऑयल यूज़ करें, जो ऑर्गेनिक मैटर है। उसमें क्या है, नीम ऑयल में कड़वाहट बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके रस चूसक कीट, सबसे ज़्यादा पत्तों में रस चूसक कीट ही लगता है, तो रस चूसक कीट आपके लगेंगे नहीं। आपने ऑर्गेनिक काम करा तो ज़्यादा केमिकल भी यूज़ नहीं हुआ उसके अंदर। आप विदिन आपको 15 दिन बचेंगे। फूल को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए फूल के टाइम पे। फूल के टाइम में कीड़े और इल्लियाँ ज़्यादा इल्लियाँ पड़ती है उसके अंदर, तो उसके लिए आपको केमिकल पे जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने प्रॉपर टाइमिंग पे केमिकल डाला, केमिकल स्प्रे करा, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करा, तो 15 दिन तक उनका असर रहता है, और 15 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। वो केमिकल का जो डेथ पीरियड बोला जाता है उसको, वो रहता है लगभग, यदि मान के चलो कुछ केमिकल 8 दिन का डेथ पीरियड रहता है, कुछ केमिकल का 30 दिन या 40 दिन तक डेथ पीरियड रहता है। तो मान लो यदि आपने 15 दिन का डेथ पीरियड वाला केमिकल यूज़ करा, तो आपने 15 दिन में डाला, जब तक आपकी हार्वेस्टिंग हुई, जब तक उस केमिकल का डेथ पीरियड आ गया, तो वो केमिकल उस फसल के अंदर से लगभग 99% निकल जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि गोभी में ऑर्गेनिक सब यूज़ किया जाता, मतलब नीम ऑयल की, तो ये क्या ऑर्गेनिक ही हो गई? जी। तो आप इतनी खेती में आप मतलब लगभग ज़्यादातर आप ऑर्गेनिक ही यूज़ करते हैं सर या रसायन का भी यूज़ करते हैं? नहीं सर, रसायन यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रसायन यूज़ नहीं करता हूँ, करता हूँ। पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि टाइमिंग की क्रॉप ली जाए और कम से कम केमिकल यूज़ करा जाए।
अधिक से अधिक अपन जहाँ तक उसको फसल को बचा सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर से बचा सकते हैं। तो जहाँ बचा सकते हैं वहाँ तो बचा लेते हैं, और जहाँ पे अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उस टाइम फिर केमिकल यूज़ करना ही पड़ता है 100%। हम अपने दर्शकों को और भी इनकी जो भी है इन्होंने सब्जियां लगाई है, जिस चीज़ की भी खेती कर रहे हैं, हम आगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो उमेश जी चलते हैं आगे खेत की ओर। बिल्कुल सर। ये इधर आपने कद्दू लगवाया है ना? जी सर। तो ये कितने क्षेत्र में बोए हैं आप? लगभग सर ये 25 डिसमिल में, बाकी तो मेरा दूसरा एक प्लॉट लगाया कद्दू का और 1 एकड़ का। अच्छा। तो इसमें क्या एक्चुअली अगस्त के टाइम पे भिंडी लगी हुई थी, तो उसके बाद हमने डायरेक्ट इसमें कद्दू लगा दिया, और कद्दू के साथ हमने इसमें पालक मल्टी क्रॉप के हिसाब से पालक ली थी, क्योंकि कद्दू 5 फुट पे लगा हुआ है और बाकी बीच में जगह खाली थी, तो पालक ले लिया हमने। तो इसमें पालक निकाल के फ्री हो गए और कद्दू फ्रूटिंग पे आ गया है। लगभग कद्दू की साइज़ भी बनने लग गई है, 1 kg के आसपास कद्दू बनने भी लग गया है। अच्छा, क्या साइज़ होती है इसकी? लगभग सर ये वैसे तो 4 kg तक वेट पकड़ सकता है जी। लेकिन मार्केट में एक जो साइज़ चलती है वो 2 से 2.5 किलो प्रेफर करता है मार्केट। तो हम 2 से 2.5 किलो के बीच में इसकी तुड़ाई करके मार्केट। अच्छा, आपके यहाँ जैसे देख रहा हूँ कि मतलब कद्दू जो है ज़मीन पे बिछा है पूरा जी। और अपने यहाँ कहते हैं कि इसको एक झाड़ी चाहिए, पेड़ चाहिए, कुछ इनको सहारा चाहिए जिससे ये टक सके, ऐसे ताकि जैसे बेहतर हो सके। कद्दू एक बेल वर्गी फसल है, मानता हूँ, नो डाउट, पर झाड़ी की ज़रूरत कद्दू को पॉसिबल नहीं है सर। क्या है कि इसको यदि मान के आप मचान विधि या झाड़ वगैरह पे लगाएंगे तो ये जो हाइब्रिड वेराइटियाँ हैं ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बल्क स्तर पे देती है, मतलब लगभग 8 से 10 टन पर एकड़ पे जाती है। तो इतना वेट उठाना आपकी झाड़ियों को या फिर आपके सेट को पॉसिबल नहीं है। तो कद्दू में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन लौकी, गिलकी, तोरई, करेला, इन सारी चीज़ों में पॉसिबल है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है। तो जैसे मतलब कहा जाता है कि ज़मीन पे अगर सब्जी आप कद्दू लगा हुआ है, टिका हुआ है जी। ज़मीन से जो, तो ऐसे में ये ख़राब नहीं होता है? सर कुछ % ख़राब होता है, लेकिन अपने पास आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बेड बनी हुई है, सिर्फ एक नाली 10 इंची की नाली बनी हुई है, बाकी पूरी बेड है। इस बेड के ऊपर पानी चढ़ता नहीं है और नाली के अंदर ही पानी चलता है। तो उससे क्या होता है कि बेड के ऊपर रखा हुआ फ्रूट ख़राब नहीं होता, सिर्फ नाली के अंदर रखे हुए कुछ फ्रूट ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम तक पानी के कांटेक्ट में रहे तब फंगस आ जाती है तो ख़राब होते हैं। बाकी जो बेड पे रखा हुआ कोई एक भी फ्रूट ख़राब नहीं होता है। ये पिछले साल इससे मैंने अप्लाई करा था इस टेक्नोलॉजी, इस तरीके को, और मैं इसमें काफ़ी प्रोडक्शन लिया। मैंने सामने वाले जो गाजर वाला प्लॉट आपने देखा है पिछले, तो उसमें ही मैंने लगाया था और लगभग 40 कुंटल प्रोडक्शन उसके अंदर से ले चुका हूँ मैं। और ये बीच में ये मक्का है भैया। ये मक्का है जी। ये मक्का क्या है, पिछले भिंडी में मक्का लगा हुआ था, तो उस मक्का में कुछ मक्का बच गए होंगे जो रोटावेटर के अंदर क्रशिंग में आ गए, तो वो वापस उग गए, तो हमने छुड़वा दिए ताकि फिर मक्का लग जाएगा इसमें। और टेम्परेचर भी, गर्मी का टाइम है तो टेम्परेचर भी कंट्रोल करेगा ये कद्दू के लिए। अच्छा, ये कुछ जगह आपने ये पट्टियाँ बिछ लगी हुई हैं आपके यहाँ बांस में, जी। कुछ पीली हैं कुछ नीली हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब क्या चीज़ें हैं इसमें जो लगी हैं? सर ये है, इनको बोलते हैं एक्चुअली स्टिकी ट्रैप बोला जाता है। तो आप अपन उसको पास में आके दिखाते हैं। आप थोड़ा पास से दिखाइए और बताइए इसके बारे में क्या है ये चीज़ें। सर ये जो फिर इसको स्टिकी ट्रैप बोला जाता है। इसके अंदर चिपकने वाला एक गोंद होता है जो इंसेक्ट, रस चूसक कीड़े रहते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है, और जैसे उसके पास में जिसके पास आते हैं वो चिपक जाते हैं जी। और चिपकने के बाद उसमें से निकल नहीं पाते हैं। तो आपको बिना दवाई, बिना किसी खर्च के फ्री में आपका पेस्ट कंट्रोल हो गया, पहली चीज़। और ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। इसके अंदर फल मक्खी है जो आपको ये दिख रही होगी, ये फल मक्खी है। इसके अंदर जो बिस्किट है उसके अंदर केमिकल डला हुआ है, जिसकी गंध की वजह से फल मक्खियाँ इसके अंदर आ जाती है और वो फिर निकल नहीं पाती है, यहीं पे मर जाती है। तो बिना केमिकल के यूज़ करे हुए अपन इंसेक्टिसाइड कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि कम से कम स्प्रे करना पड़े, खर्च भी कम हो और आपका केमिकल भी ज़मीन के अंदर ज़्यादा ना जाए। ये बड़ी अनोखी चीज़ है, ये आपने जो दिखाया है बहुत अनोखी चीज़ देखी उनको। अपने यहाँ पे एक्चुअली क्या, किसान इसको लगाते नहीं हैं, वेजिटेबल वाले किसान, पर इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कम खर्च में आपके खर्च कम हो जाएंगे इससे। क्योंकि इतनी सी ज़मीन में भी आपका 200, 300, 400 रुपये का केमिकल का यूज़ हो जाएगा। यदि 400 रुपये आपने 4 बार बचा लिए तो 2000, 1500-1600 रुपये के आसपास बच गए इसमें। अच्छा, ये बीच में मक्का लगाने का आपने ऐसे ही लगाया है, कोई वजह से लगाया है इसको? नहीं सर, इसको लगाया तो नहीं है, लेकिन ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप किसी भी बेल वर्गीय फसल को गर्मी में लेना चाह रहे हो तो आप मक्का, मैं प्रेफर करता हूँ कि मक्का लगाएं। उससे क्या होता है? उसमें एक तो आपके किसान की आय बढ़ेगी, पहली चीज़,
कि मक्का निकलेगा गर्मी के टाइम में, खाने को मक्का मिल जाएगा किसान को, या यूज़ नहीं करा तो सूखी मक्का मिल जाएगी रोटी वोटी बनाने के लिए। और दूसरा ये कारण कि जो गर्मी में चलने वाली लू है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देगा क्रॉप के अंदर गर्मी की हीट वेव नहीं आएगी उसके अंदर से। जैसे ही हवा गर्म से ऊपर की तरफ से हवा आएगी, इसको टकरा के हवा ठंडी हो जाएगी तो फसल को ठंडक मिलेगी, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अच्छा, ये मक्का वही है जो मतलब अपने यहाँ पीले कलर का उगता नहीं है? सर, ये मक्का वो नहीं है, ये कैसे ये होता है? प्योर देसी वैरायटी है जो सफ़ेद मक्का आती है और खाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसकी रोटी बहुत नरम आती है। क्या फ़र्क है इसमें उससे? उसमें आप जैसे पीली मक्का में क्या रहता है, पीली मक्का एक्चुअली क्या है कि उसको मॉडिफिकेशन किया गया है साइंटिस्टों के थ्रू, तो प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। हालांकि प्रोडक्शन इसका भी कम नहीं आता है, लेकिन इस मक्का के अंदर जो फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसकी जो रोटी होती है तो बिल्कुल नरम आती है, यदि 6 घंटे के बाद भी आप खाएंगे तो नरम रोटी रहेगी। और पीली मक्का की वही एक आधे घंटे के अंदर आप रोटी खाएंगे तो कड़क हो जाएगी। यही है, और क्योंकि प्योर देसी वैरायटी होने की वजह से इसकी जो गुणवत्ता है वो पीली मक्का की गुणवत्ता की अपेक्षा बहुत बेटर है। अच्छा, इसको लगाने का समय क्या होता है? क्योंकि अपने यहाँ जो पीला मक्का लगता है वो बरसात के सीजन में जी लगता है। जी। और ये आप इसको आपने अभी लगाया, इसको कब लगाया था आपने? ये सर मैंने अगस्त में मक्का लगा चुका हूँ मैं। अभी तक तीसरी क्रॉप ये मक्का की चल रही है मेरी। मैंने बारिश में मक्का ली, बारिश के बाद अगस्त में सोइंग करी, उसकी मक्का ली, उसके बाद ये मक्का ली, और अभी जो गोभी का नया प्लाट रेडी होगा उसमें भी मक्का हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए मैं मक्का बाउंड्री के आइट साइड और हर 6 रो के बाद 1 रो मक्का की लगेगी, ताकि गोभी को कंट्रोल कर सकूं। और यदि क्लाइमेट कंट्रोल कर लिया, गर्मी को कंट्रोल कर लिया, तो प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये सफ़ेद मक्का जो है इसको लगाने की टाइमिंग यही होती है कि कभी भी मक्का सर एक ऐसी प्रजाति मानी जाती है कि मक्का 12 महीना किसी भी टाइम में आप लगा सकते हो। सोइंग का टाइम थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा ठंड के टाइम पे जर्मिनेट नहीं होती है। बाकी आप यदि हल्की गर्मी है तो जर्मिनेट हो जाएगी, और जर्मिनेट होने के बाद फिर नहीं रुकेगी, फिर चलती रहेगी, कितनी भी ठंड गिरे, कितनी भी गर्मी गिरे, कितनी भी पानी गिरे। हम आपके और भी और खेत देखना चाहेंगे। जी जी सर, तो बिल्कुल। आप उधर भी दिखाएं। आप अगली सब्जी क्या ले अगली चल रहे हैं आप? सर बरबटी में दिखाते हैं आपको। बिल्कुल, बरबटी बोले फल्ली। बरबटी बोले तो लोबिया, जो लोबिया बोलते हैं जिसको चवला फली बोला जाता है। जी, ये बरबटी लगवाई आपने? जी सर। कौन सी वैरायटी है ये अंकुर की रागिनी है सर। अच्छा, लगभग 6 महीने फ्रूटिंग चलती है इसकी रेगुलर। जी और अभी हमने इसकी सोइंग करी है, लगभग फ्लावरिंग स्टेज पे है जी। और चालू होने की तैयारी हो। इसके बीच में हमने मक्का लगा रखी है ताकि गर्मी में क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बस। बिल्कुल। ये कितना रकबा है इसका? ये लगभग सर 20 डिसमिल के आसपास होगा। 20 डिसमिल में लगा है? जी जी जी। तो ये मतलब आप हर साल अभी लगा रहे हैं कि मतलब? हर साल, ये मेरा 3rd जनरेशन पे लगा रहा हूँ, तीसरी बार इसको यूज़ कर रहा हूँ इस ज़मीन में। और इसके अलावा आप किस किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? सर मैं इसके अलावा प्याज, लहसुन, तरबूज, खरबूजा इस समय अभी? हाँ, इस टाइम पे अभी तो एक नई लेटेस्ट है। इस टाइम पे मैं अभी क्या, तरबूज इस टाइम पे आ जाता है बाज़ार में, बहुत मात्रा में आने लग जाता है, लेकिन मैं इस टाइम पे अभी सोइंग करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो बारिश के स्टार्टिंग पीरियड में स्टार्ट होगा, वो मतलब वो चालू होगा, तो उससे मार्केट वैल्यू हमको ज़्यादा मिलेगी। इस चक्कर में हम डिले करके लगा रहे हैं उसको। भविष्य में आपका क्या विचार है कि मतलब आगे और किस चीज़ की खेती करना है सर इसमें? मेरा बेसिकली तो मैं बड़े स्तर पे बागवानी की खेती के प्रेफर करता हूँ, लेकिन क्या है, ये रेंट पर्पस की ज़मीन है और उसको बड़ी लीज के बड़े टाइम के लिए लीज पे चाहिए, तब जाके ही आप बागवानी की खेती कर सकते हो। तो हम उसी पे आगे बात चल रही है। यदि मान के चले बड़े स्तर पे लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए ज़मीन को देंगे तो हम पूरी 100 एकड़ में मैं बागवानी की ही प्लानिंग कर रहा हूँ। वेजिटेबल तो एक ये है कि आज रेगुलर एक आय का साधन है। बाकी मैं लहसुन वगैरह की खेती करता हूँ, और ख़ासकर हमारे क्षेत्र में लहसुन प्याज ज़्यादा करी जाती है और ज़्यादा ग्रोथ भी देता है वो किसान को। और इस साल मेरे पास 1 एकड़ की लहसुन है भी सही है। और इसके अलावा आपने अभी तक क्या क्या उगाया? आपको 2-3 साल हो गए? जी जी जी। इस बीच में आपने क्या क्या फसलें उगाई यहाँ? मैंने सर गेहूँ ले चुका हूँ, उसके बाद धान की खेती कर चुका हूँ, और कोदो की बहुत बड़े स्तर पे खेती करता हूँ। इस साल रीवा जिले के अंदर सबसे बड़ा कोदो का किसान मैं ही था। कितने एकड़ में? लगभग मेरे पास इस साल 80 एकड़ में कोदो था और 800 कुंटल के आसपास कोदो का उत्पादन आया, जो वैज्ञानिक मापन से ऊपर पे आया मेरा प्रोडक्शन। वैज्ञानिक 12 कुंटल पर हेक्टेयर का बोलते हैं, और मैं 10 कुंटल पर एकड़ पे मेरा प्रोडक्शन आया इस बार।
कोदो में एक बड़ी समस्या आई, आपने भी देखा सुना होगा कि कोदो खाने से लोग बीमार हो जाते हैं। ये कोदो में ऐसी क्या समस्या थी जो ये समस्याएँ सामने आई अभी तक? सर देखो, बात बोलना और उसकी डेप्थ में जाना दोनों चीज़ें अलग-अलग है। मेरी कई साइंटिस्टों से बात हुई, उस बारे में बात हुई, उसके बाद मैंने उस पे खुद रिसर्च करी, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई, जैसे वो हाथी वाला कांड हुआ कि इतने हाथी कोदो खाने से मर गए। कोदो में क्या रहता है, जब कोदो नमी के टच में आता है, नमी में रहता है, तो जब वो नमी के अंदर रहेगा तो उसमें एक फंगस पैदा होती है जी। और वो फंगस जहरीली रहती है। बैड फंगस बोल सकते हैं अपन जिसको। उस फंगस की वजह से लोगों में पॉइजन पैदा होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग होती है, उस टाइप की पॉइजनिंग होती है और फिर लोग बीमार पड़ते हैं। यदि आप उसको अच्छी तरीके से सुखाएं, फिर दलिया मतलब यदि उसको जब सूखने के बाद जब उसको आप ग्रेडिंग करा के जब चावल जैसे अपन निकालते हैं उसको निकालें और फिर उसको यदि अच्छा सुखा के और फिर उसको यूज़ करा जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं है। कोदो हज़ारों साल से चला आ रहा है अपने यहाँ तो पे। ये जो प्रक्रिया आपने बताई, जैसे मतलब फसल काटे कोदो की, उसको खेत में सुखवा दें, बिल्कुल। उसके बाद फिर उसको हाँ, आगे की बिल्कुल प्रक्रिया आगे शुरू की करनी चाहिए। प्रोसेस पे भेजें, तब जाके आपको उसको वो समस्या नहीं आएगी। जी। कारण क्या है कि कोदो पिछले साल गवर्नमेंट ने कोदो को खरीदने के लिए अलॉट भी करा था, इस जी, साल जी। खरीदी भी है। हालांकि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने 2500 रुपये कुंटल कोदो खरीदी है और 1000 रुपये कुंटल का उन्होंने प्रोत्साहन राशि भी दी है किसानों को। जी। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रकबा था और रजिस्ट्रेशन की डेट लेट आई, उस चक्कर में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, नहीं तो मेरे पास बहुत प्रोडक्शन था कोदो का। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या-क्या लगाया आपने? हाँ सर, उसके अलावा तो मैं चने वने छोटे मोटे चीज़ें, हाँ घर की जो आवश्यकताओं की सारी चीज़ों की पूर्ति करती है, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास लगभग। रई लगेगी, इस बार मैंने एक बहुत बड़ा मॉडल तैयार करा था रई का। रई के साथ में अपने इधर बटूरी बोलते हैं जिसको, यहाँ इस क्षेत्र में हमारे इधर तिवड़ा वगैरह बोलते हैं। जी। तो नॉर्मली किसान क्या करता है, सिंगल राई बोता है, लेकिन मैंने इस साल एक नया इन्वेंशन करा, रई के साथ बटूरी बोई। हमने लगभग 4 एकड़ में रई बोई, उसके साथ बटूरी बोई। बटूरी क्या है, एक्चुअली बेल वर्गीय, लगभग बेल वर्गीय टाइप फसल है, तो वो रई के साथ में चल जाती है। तो 4 एकड़ में मेरे 25 कुंटल रई निकली और लगभग 20 कुंटल बटूरी निकली। तो मेरे को पूरा खर्चा बटूरी से निकल गया और राई मेरी फ्री में बच गई। बिल्कुल। तो वो एक मॉडल मैंने वैसे ही तैयार करा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट ईयर में एक गेहूं प्लस अलसी का एक नया मॉडल तैयार, अब एक हमारे मित्र के हमने ट्रायल करा है और वो सक्सेस हुआ है। तो अगले साल हम गेहूं के साथ अलसी बोएंगे। अपने यहाँ एक चीज़ और देखी जाती है कि लोग राई बोना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनका ये कहना है कि झड़ती बहुत है खेत में। जी और गेहूं के साथ इसलिए नहीं बोते, पहले गेहूं के साथ भी बो जाती जी है। जी जी। अब वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि गेहूं को खराब करती है हाँ राई। जी। तो क्या लगता है आपको, ये समस्याएं कैसे गेहूं के शांत साथ हो में सकती सर हैं? राई बोना प्रेफर नहीं करता हूं मैं। जी। कारण है, गेहूं के साथ में क्या है कि निश्चितता नहीं रहती है किसान की कि उसमें कितनी क्वांटिटी के अंदर डाला जाए, और रई के जो रूट जोन है वो बहुत बड़ा रहता है और रई के आसपास का जो गेहूं रहेगा वो हल्का हो जाता है। पहली चीज़, कारण ये है कि रई का जो जड़ें हैं बहुत बड़ी लंबे जगह तक जाती है, सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है। पर रई को यहाँ पे बोने के लिए प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ पे किसान उत्पादन नहीं ले पाते हैं। कारण कारण ये है कि किसान रई के बारे में जानता ही नहीं है। हालांकि ये जो सॉइल है अपने क्षेत्र की सॉइल है, रई के लिए गेहूं से अच्छी रई के लिए प्रेफर करता हूँ। कारण रई का रेट बहुत अच्छा है, तिलहनी फसल है। रही बात झड़ने की, तो आप ऐसी वैरायटियों का चयन करें जो झड़े नहीं, जो लॉन्ग टाइम में प्रोडक्शन अच्छा दे, कम खर्च में आ जाए। उसके बाद किसानों को मेरे माध्यम से भी मैं कहना चाहूँ तो किसानों को ये कहना चाहूँगा कि यदि आप रई की सोइंग कर रहे हो तो बेंटोनाइट सल्फर 10 केजी पर एकड़ के डाले बिना आप सोइंग ना करें, क्योंकि रई को सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है सल्फर की, ऑयल बनाने के लिए। और जो जब तक ऑयल नहीं बनेगा तो आपका दाना मोटा और वजनदार नहीं बनेगा तो प्रोडक्शन नहीं आएगा आपका। और ये किसान यहाँ पे ये गलती करता है, सिर्फ डीएपी डाल के राई बो देता है और प्रोडक्शन ढूंढने जाता है, तो पॉसिबल नहीं है। इस साल मैंने प्रोडक्शन 4 एकड़ में 25 कुंटल निकला, लगभग 6 का एवरेज मेरे पास आया है और उसमें बटूरी भी थी, तो मेरे पास 7 से 8 का एवरेज लगभग उस ज़मीन से आ गया है। बागवानी में आपने अभी तक क्या-क्या उगाया अभी तक? सर मैं बागवानी में, हमारे भैया की ज़मीन हमारे क्षेत्र में है, तो हमने इंदौर के अंदर सबसे पहले वीएनआर का बीही हमने ही लगाया था, हमारे भैया ने। और यहाँ पे आपने क्या-क्या लगाया अभी नहीं, तक? यहाँ पे सर बागवानी में फ़िलहाल अभी हमने कुछ नहीं लगाया, लेकिन मेरी यहाँ की प्लानिंग बहुत बड़ी प्लानिंग है। जैसे आपका KG10 जामुन हो गया, आजकल क्या जामुन की डिमांड शुगर
कि पेशेंट अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं, तो जामुन की डिमांड बहुत है और जामुन की सप्लाई बहुत कम हो गई है, क्योंकि पुराने पेड़ से सारे ख़त्म हो चुके हैं और नई कोई कृषि करना नहीं चाहता जामुन में, क्योंकि उसमें थोड़ी सी समस्या है। तो हम ये चाहते हैं कि जामुन KG10 जो 1 kg में सिर्फ 10 जामुन आते हैं, साइज़ उसकी बोल्डर साइज़ रहती है, बड़ी साइज़ आती है, 100 ग्राम का एक जामुन रहता है वो। तो ऐसी केस क्रॉप करो जो 200-300 रुपये KG का रेट आपको मिले, कम खर्चा, मेहनत कम, कम पानी में काम हो जाए। इसलिए हम इस टाइप की खेतियों पे जाना चाह रहे हैं आगे के टाइम पे। बिल्कुल। भविष्य में आपका क्या सोचना है, क्या विचार है कि आप किन किन चीज़ों की खेती करनी चाहिए? सर मैं तो भविष्य में आने वाले टाइम में ब्लैक पेपर की खेती के लिए आगे जा रहा हूँ, जी। जो बेसिकली साउथ में होती है, लेकिन अपने यहाँ पे भी ज़रूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये मेरा मानना है, क्योंकि अपने यहाँ भी जो जिस टाइम पे उसको ब्लैक पेपर को जो क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट अपने यहाँ बनता है, क्योंकि धान की खेती होती है और साउथ में भी धान की खेती होती है, वहाँ पे भी उमस होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है वहाँ पे क्रॉप सर्वाइव कर जाती है और प्रोडक्शन अच्छा देती है। उमेश जी, हम आपसे बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि आप भी खड़े खड़े अरे आपने नहीं, हमको बहुत कोई सारा दिक्कत घुमाया। अच्छा, मतलब मालवा की जलवायु एक जाहिर सी बात अच्छी जलवायु है जी। वहाँ की जलवायु में और यहाँ की जलवायु में, रीवा में आपको क्या फ़र्क दिखा, जो मतलब यहाँ है और वहाँ नहीं है, जो वहाँ है यहाँ नहीं है? जी आप तो दोनों जगह आप हाँ, खेती हाँ, कर चुके हैं और जी, कर जी, रहे हैं, बिल्कुल। तो इनमें क्या फ़र्क है दोनों में, हमको थोड़ा समझाइए इसको। सर एक्चुअली मालवा की बात करें तो मानसून से बात करें अपन, तो यहाँ की क्षेत्र की अपेक्षा मालवा में मानसून 1 महीने पहले आ जाता है। हाँ। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि हर चीज़ वहाँ से 1 महीने डिले है यहाँ पे, हर चीज़। यदि 1 महीने पहले मालवा में आम पकेगा, यहाँ नहीं पकेगा, यहाँ कच्चा रहेगा, यहाँ पे 1 महीने बाद ही पकेगा। जैसे खजूर की बात करें तो खजूर मालवा में 1 महीने पहले पक जाता है, यहाँ पे लेट पकता है। करौंदे की बात करें, वहाँ पे भी यही पोजीशन है कि मतलब ये नेचर का ही खेल बोल सकते हैं कि वो 1 महीने लेट आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 महीने लेट चल रहा है वहाँ से। तो सारी चीज़ें, बारिश भी यहाँ पे 1 महीने लेट होती है, अगली क्रॉप कटिंग भी 1 महीने लेट होती है, सोइंग भी 1 महीने लेट होती है और अगली सोइंग भी फिर लेट चलती है। पूरा सिस्टम 1 महीने लेट चल रहा है वहाँ पे और यहाँ पे ये डिफरेंस है। आज की डेट में मालवा में अपने रीवांचल के प्रति पेड़ कम हो गए हैं मालवा क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है आज भी यहाँ के कुछ किसान ऐसे हैं जो पेड़ काटना इतनी जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं। वहाँ पे काट चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पे भी कटिंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है, पर मेरा ये कहना है कि ये क्लाइमेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं छोटे किसानों को या कुछ बड़े किसानों को सिर्फ यही मेरी तरफ से सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लगभग यदि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आप 1 एकड़ में बागवानी ज़रूर करें, ताकि आप नेचर को भी सपोर्ट करें और क्लाइमेट को भी सपोर्ट करें। 3 साल से आप लगभग काम कर रहे हैं, तो यहाँ की मिट्टी में सबसे बड़ी समस्या क्या दिखी? जैसे घास है जी, और बहुत सारी चीज़ें, गाजर घास भी बहुत होती है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा परेशान कौन सा चारा कर रहा है आपको खेत में? नहीं सर, चारा तो यहाँ पे लगभग बहुत क्वांटिटी में खेतों में पड़ा हुआ है, चारा बहुत उगता है यहाँ पे। लेकिन इस ज़मीन में कुछ चीज़ें अच्छी भी है। इस ज़मीन में क्या हुआ कि ये ज़मीन जो है ये अपने आप को बहुत स्लो रिचार्ज करती है, जो मालवा की ज़मीन की अपेक्षा। और इस ज़मीन में कार्बन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, और कार्बन ज़मीन की आत्मा बोल सकते हैं कि कार्बन ज़मीन की आत्मा होती है। यदि ज़मीन में कार्बन कम होता जाएगा तो ज़मीन में प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ज़मीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट आप कितना भी डाल दोगे, विदाउट कार्बन माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे को मिल ही नहीं पाएगा। जी। तो मैं चाहता हूँ हर किसानों को संदेश, यदि आपके माध्यम से कहीं संदेश पहुँचता है तो मैं किसानों को कि सबसे पहले कार्बन पे ध्यान दिया जाए, बाकी अगर चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सेट होती जाएगी। सबसे पहले कार्बन पे ध्यान दिया जाए इस ज़मीन में। क्या लगता है, आप तो किसान हैं, इतनी सारी फसलें आपने उगाई हैं, बहुत सारी आपने दिखाया भी हमको, तो इतने साल से आप खेती भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको रीवा की धरती में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जा सकती है? कौन सी सबसे बेहतर फसल हो सकती है? सर रीवा की धरती में आप कंद वर्गीय फसल जो है वो बहुत अच्छे प्रोडक्शन पे हो सकती है, बट शर्त है कि यहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम है वो आपको बदलना पड़ेगा। इरिगेशन सिस्टम के अपन फ्लड इरिगेशन पूरा करते हैं यहाँ पे, और अपनी जो सॉइल है, यहाँ की सॉइल है, जैसे ही पानी फिरता है वो ऊपर से बहुत हार्ड हो जाती है, तो जो कंद है उसकी साइज़ नहीं बन पाती है। यदि इसी की जगह आप ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करोगे तो कंद की साइज़ बहुत बनेगी और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आएगा। इतने 100 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं? जी सर। तो आपने कोई सरकारी योजना का लाभ लिया? भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती खेती से संबंधित, जी, आपने जी। कोई योजना लाभ लिया किसी? सर इस साल ही मैंने एक पहली योजना का लाभ लिया है, वो है ड्रिप इरिगेशन।
जी। लगभग अभी मैंने 4 हेक्टेयर में ड्रिप इरिगेशन अप्लाई करा था, जो मेरे को मिल गया है और लगभग 1 आध दिन में मेरी गाड़ी आने वाली है, तो उसका मेरे को लाभ मिला है। कितना खर्चा आया लगभग उसमें? लगभग सर 1,80,000 रुपये ड्रिप इरिगेशन का खर्चा आया, बाकी मल्चिंग वगैरह कुछ अलग है। जी, और सरकार की तरफ से कितना आपको मिला? ये 1,80,000 किसान का कंट्रीब्यूट है, बाकी गवर्नमेंट देगी उसमें। जी, बहुत बढ़िया है, माने सरकार का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। अब आप जैसे मालवा से यहाँ आए, हाँ जी। आप रीवा आए हैं, रीवा में आप कृषि विभाग भी है, कृषि विभाग से आपको जुड़ना होता ही होगा जी। तो मतलब अब आपको क्या समस्याएं हुई कभी कृषि विभाग के अधिकारियों से या कर्मचारियों से, उनसे जानकारी लेने में, या कि मतलब कभी वो आए आपके इधर? नहीं सर, मेरे पास कृषि से तो मेरे को कोई समस्या, अधिकारी से कोई समस्या नहीं है, और मेरे को अधिकतर सपोर्ट ही मिला है वहाँ से। किसी भी टाइप का सपोर्ट जो गवर्नमेंट अलॉट कर रही है वो सपोर्ट सारे मिल रहे हैं यहाँ पे, और ग्राम सेवक वगैरह हमारे यहाँ पे रेगुलर फार्म पे विजिट करते रहते हैं। कोई समस्या है या कोई जो चीज़ मेरे को उनसे चाहिए या उनसे मेरा, जैसे सोयाबीन में मेरे को राइजोबियम नहीं मिल रहा था, तो मैंने ग्राम सेवक साहब को राइजोबियम के बोला, तो राइजोबियम अवेलेबल उन्होंने करवा दिया मेरे को। तो वो आज मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो चीज़ मेरे को नहीं मिल रही है, मार्केट से नहीं मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही है, वो अवेलेबल करवा रहे हैं वहाँ पे। यानी कृषि विभाग का अच्छा सपोर्ट जी, है? बिल्कुल सपोर्ट है। जैसे अनुसंधान अपने यहाँ पे सीड भी मिल रहा है मेरे को, जैसे जो भी ब्रीडर सीड चाहिए वो जहाँ पे अपने यहाँ पे जो अवेलेबल है वो ब्रीडर सीड भी मिल रहा है यहाँ पे, कोई समस्या नहीं है मेरे को ब्रीडर भी। बिल्कुल। आप इतनी बड़े क्षेत्र में किसानी कर रहे हैं, अगर आपको सरकार से खेती से जुड़ा कोई बदलाव अगर करने की मांग मिले जी, तो आप वो क्या बदलाव करने के लिए बोलेंगे? सर मेरा एक, हालांकि बदलाव कृषि के लिए तो मेरी एक छोटी सी ऑप्शन ये था कि भविष्य में यदि हो सके तो मेरे को गवर्नमेंट में या ज़मीन, जैसे लॉन्ग टाइम में इस खेती को करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से गायों को पालने के लिए कुछ अनुदान मिले, ताकि मैं गायों के लिए सेट मार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस ज़मीन को धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ाया जाए और प्योर ऑर्गेनिक खेती करी जाए, जिसमें ना केमिकल, ना कोई पेस्टिसाइड कंट्रोल, कुछ नहीं करना पड़े। और मैं उस चीज़ पे बड़ी प्रेफर कर रहा हूँ, पर वो बिना गायों के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। तो गायों के लिए तो सरकार ने योजनाएं दी हैं, योजनाएं दी हैं सर, पर समस्या आ रही कि जो करना चाह रहा है उसको नहीं मिल रही है। अच्छा। और जो नहीं करना चाह रहा है उसको मिल रही है। ये समस्या मतलब कैसे आ रही है? ये मैं आपको उस तरीके से बता सकता हूँ कि आज मान के चलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं करना चाहता हूँ बाई फील्ड पे, जमीन के ऊपर काम करना चाहता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारी गौशालाएं चल रही है। आप गौशाला की हालत देख सकते हैं, गायें हैं ज़रूर, लेकिन उनकी केयर ही नहीं हो रही है, ना उनके ऊपर कुछ काम हो रहा है। आप ना तो ब्रीड पे काम कर रही है गवर्नमेंट, भैया आप ब्रीड पे काम करो, यदि ब्रीड सुधरेगी, यदि आपकी नस्ल सुधार होता जाएगा तो ये गायें बचना चालू हो जाएगी, और गायें बची तो धरती बचेगी, कन्फर्म है। और जैसे मान के चले कि अब ये ज़मीन मेरे नाम पे नहीं है, ये ज़मीन का मैं मालिक नहीं हूँ, आज की रेंट पर्पस है, तो जब कहानी आती है सब्सिडी लेने की तो बात आ जाती है नाम पे, तो सारा काम उनके नाम पे। यदि मेरे पास एग्रीमेंट है तो मेरे को उसे एग्रीमेंट बेस पे गवर्नमेंट सब्सिडी अलॉट करे, ताकि मैं आने वाले टाइम में उस चीज़ को आगे बढ़ा सकूं, मेरा जो सपना है उसको मैं पूरा कर सकूं। क्योंकि अब आपने ज़मीन लीज पे ले रखी है तो आपको मिलना भी उस मुश्किल है, चीज़ वो को ज़मीन तो मिलना, आपकी नहीं है, वो तो उसके नाम पे आएगी जिसकी ज़मीन है। और वो जब तक उनके प्रोसेस में पूरा काम उन्हीं के थ्रू होगा, यदि वो एग्री नहीं होगा तो मेरा काम तो रुकना ही है। बिल्कुल। कौन कौन सी कृषि यंत्र का उपयोग कर रहे हैं इस समय आप? सर मैं लगभग सब हायर टेक्नोलॉजीज़ वाले कृषि यंत्र यूज़ करता हूँ, और सारी मशीनरी मेरे पास नहीं है। और जैसे मेरे पास एक वेजिटेबल बेड प्लांटर है, जो आप ये सोइंग दिख रही है ना, लगभग अधिकतर सोइंग बेड और जो सोइंग है सारी उसी मशीन से हुई है, जो हरियाणा से मैंने बुलवाई थी, यहाँ पे मिलती ही नहीं है। हरियाणा से बुलवाई थी, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास की कॉस्टिंग की मशीन है वो। लेकिन वेजिटेबल, गाजर हुआ, मतलब आप गोभी से लेके तो फिर उसमें राजमा और अरंडी तक उससे सोइंग कर सकते हैं। तो वो मैंने बाहर से बुलवाई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी फिर जो नॉर्मली कृषि यंत्र है वो अपने को यूज़ है। उसके बाद कुछ कृषि यंत्र खरीदना भी है अपने को यहाँ से, तो अब वो देखते हैं सब्सिडी में मिलेंगे तो खरीदेंगे, बाकी अदरवाइज नहीं तो फिर अपन। सब्सिडी में तो सरकार बहुत सारे प्रोडक्ट तो दे रही है, लेकिन समस्या सिर्फ वही आ रही है, नाम वाली। हाँ, वो वही आ रही है कि जब पेपर लेके जाएंगे तो अपने पेपर वहाँ के मिलेंगे, यहाँ पे पेपर नहीं होगा तो यहाँ से लोड नहीं होगा अपने को, तो वो समस्या आ रही है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है काम। और आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन इसी पर्पज़ से हम बाइंग करें, 1-2 एकड़ 4 एकड़, तो ताकि हम एक यहाँ के निवासी बन जाएं, तो फिर उस चीज़ों का लाभ मिलना हमको चालू हो जाएगा।
इतनी सब बातें हो गई, आप रीवा में किसान बन के आए हैं। लोग जाते हैं, कहते हैं कि हम बाहर जाएंगे, कुछ बन के आएंगे, कुछ बड़ा करके आएंगे। आप अपना शहर छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के आप रीवा आए हैं खेती करने। आपने एक चीज़ और भी यहाँ देखी होगी, युवाओं में खासकर, कि यहाँ का युवा खेती के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं होता। उसको ये लगता है कि जितना हम खेती में भागेंगे उतना हम नौकरी करके भी कमा लेंगे। तो आपको ये क्या लगता है कि अब, लेकिन हमने आपके यहाँ जो देखा कि आप एक जुनून के साथ खेती कर रहे हैं, एक सही लगन और सही दिमाग के साथ खेती कर रहे हैं, तो ये रीवा में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब खेती आपको फ़ायदा दे रही है, नहीं दे रही है, कैसा काम है और कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है? हाँ सर, मेरा ये मानना है कि जैसे यहाँ के किसी युवा जो नौकरी करने जा रहे हैं, बेसिकली बात करें अपन तो बाहर भी, क्योंकि मैं जिस एरिया से आया हूँ वहाँ पे नौकरी वाला बहुत बड़ा बेल्ट है। पीथमपुर सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे नौकरी यहाँ के लोग करने जाते हैं तो सैलरी वही 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम सैलरी है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। प्लस 20 हज़ार आपको मिल गए, लगभग 30 दिन काम करा तब 20 हज़ार मिले आपको वहाँ पे। उसके बाद आपका रूम रेंट, आपका खाना खर्चा, सब चीज़ें 50% तो खर्च हो जाता होगा। 100% 50% खर्च 10 हज़ार बचे आपके पास, सिर्फ 10 हज़ार रुपये। यदि 20 हज़ार की नौकरी मिली तब 10 हज़ार बचे, तो आप 10 हज़ार रुपये तो यहाँ पे मैं डेली 300 रुपये रोज़ तो मजदूरों को मैं डेली दे रहा हूँ। यहाँ पे लेडी से मेरे यहाँ काम करने आती है, मैं 300 रुपये रोज़ लेडीज़ों को काम करने के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ का युवा किसान जो खुद की ज़मीनें हैं उसके अंदर कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए उनको कि आप आगे बढ़ सको। 10 हज़ार की जगह 50 हज़ार महीने कमाओ ना आप। मैं कह रहा हूँ 1 एकड़ में मैं साल के 50 हज़ार रुपये महीने कमा के आपको मैं देता हूँ। इतना है खेती के अंदर पोटेंशियल कि आप साल का 5-6 लाख रुपए 1 एकड़, मात्र 1 एकड़ से कमा सकते हैं। 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। 1 एकड़ से आपने मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, घर के 3 सदस्य है आपके पास, तो उस 1 एकड़ में आपको एक भी मजदूर नहीं चाहिए ना, आपको केमिकल चाहिए। चारा हो गया, उसको हाथ से निकाल दोगे आप, तो आपके उस चारे से जानवर पल जाएंगे। उसी के गोबर से आप खेती कर लोगे, प्रोडक्शन सब्जियों की खेती करोगे, आपको पैसा आराम से मिलेगा। 2 हज़ार रुपये रोज़ चाहिए ना आपको, बस 1 एकड़ से 2 हज़ार रुपये रोज़ की आय होना आम बात है। मजदूरों की अपने यहाँ बहुत समस्या है। जी बिल्कुल सर। आपको मिलते हैं मजदूर? एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मजदूर की समस्या वास्तविकता में है, और मजदूर की समस्या इस वजह से नहीं है। कारण क्या है कि जितने लोग सारे पलायन कर जाके बाहर काम कर रहे हैं, तो आदमी काम करने वाला है कहाँ यहाँ पे? बिल्कुल आदमी है नहीं काम करने वाला, और बचा कुछ गवर्नमेंट की गलतियां हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की सारी गलतियां स्कीमें गलत है, पर गवर्नमेंट की एक गलती है कि फ्री में अनाज दिया जा रहा है। जब आदमी को आप आलसी कर दोगे, सब चीज़ें फ्री में बांट के दे दोगे, तो आप वो काम क्यों करेगा? उसको तो सारी चीज़ें मिल रही है, क्यों कम करेगा? मैं कह रहा हूँ कि जो पैसा गवर्नमेंट अनाज के रूप में ये निम्न वर्ग, जो मजदूर वर्ग उनको दे रहा है, उनको न देते हुए बेसिक जो सुविधा है, जैसे मेडिकल सुविधा है, एजुकेशन सुविधा है, वो दे, ताकि वो अपना जीने का स्तर भी बढ़ाए, और उनको जो डॉक्टरी सुविधाएं जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ निम्न वर्ग को आती है वो उनकी पूरी हो। खाना कमाना तो मैं कह रहा हूँ, आप यूरोपियन कंट्रियों में चले जाओ, बाहर कंट्रियों में बहुत सब्सिडी मिलती है, लेकिन वहाँ पे कोई सी भी गवर्नमेंट किसी भी आदमी को खाने का सम्मान नहीं देती। यदि आपके हाथ पांव सही चल रहे हैं तो आप खुद कमा के तो खाने इतना तो कमा सकते हो ना। बाकी जिनके हाथ पांव नहीं है या जो अपंग है, उनको आप दो, कोई समस्या नहीं। ये गवर्नमेंट से मेरा एक संदेश है बस। तो मतलब आपको ये लगता है कि फ्री फोकट का जो राशन मिलता है, हाँ। ये बहुत बड़ा ये असर पड़ता है कि काम नहीं हो पाता खेतों में, मजदूर नहीं मिलते? जी बिल्कुल सर, मैं एक ज़मीन की बात बताता हूँ कि जब सोसाइटी से या जब राशन मिलता है ना, तो राशन वो घर नहीं पहुँचता है भैया। वो राशन बिकता है व्यापारी के यहाँ पे, और वहाँ से अधिकतर यदि लेडी से गई है तो ठीक है, लेकिन जेंट्स गया तो आधा माल बेच के दारू पी के फिर आता है घर पे वो। और ये मेरा देखा हुआ है, ना कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ। महेश जी, हमको आपसे बहुत सारी जानकारियाँ मिली। आपने ये बताया कि मतलब खेती करने के तरीके से ये समझ में आया कि एक अच्छा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं आप, और अच्छे जुनून के साथ आप खेती कर रहे हैं। पूरी तरह से देखा जाए तो आप एकदम निर्भर हो चुके हैं कि हमको खेती ही करनी है। सर मेरा तो लक्ष्य बन चुका है। तो मतलब आपसे मिल के, आपसे बात करके ये बहुत अच्छा लगा हमको
कि आपने जो मतलब आपने जो सब चीज़ें बताई एक अच्छे तरीके से बताई, एक सहज तरीके से बताई, एक सरल तरीके से बताई, ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो भी हमारे दर्शकों को पसंद ही आएगा। और दूसरी चीज़ हमको सबसे अच्छा लगा आपका ये तरीका, आपने जिस तरीके से जिन विधियों से आप ये खेती कर रहे हैं, और आप भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे अच्छे बढ़ें, हमारी आपसे यही आशाएं हैं। तो सर मेरा तो यही कहना है कि मेरा एक एम बन चुका है कि मेरे को खेती करना है, उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है ये मैं जानता हूँ। और यदि आपका लक्ष्य आपके सामने सीधा दिख रहा हो तो फिर आपको इधर उधर मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा लक्ष्य बना हुआ है तो इसलिए मेरे को कोई आवश्यक दिक्कत नहीं है कि मेरे को खेती में कोई तकलीफ आ रही है। तो ये थे हमारे साथ उमेश पाटीदार जी, जो मालवा से आके विंध्य की धरती पर खेती कर रहे हैं, और ये एक रीवा के लिए एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि रीवा की धरती पर कुछ भी उगाया जा सकता है। और इनका खेती करने का तरीका, इनका अंदर जो खेती का ज्ञान है वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, ये एक बड़े रकबे में खेती कर रहे हैं। इनका आगे की भी इनकी विचार हैं कि हम आगे खुद का ब्रांड बनाएं और दूर दूर तक जाएं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम आगे ही ऐसी आपको प्रगतिशील किसानों से मिलवाते रहेंगे, कृषि से जुड़ी अलग अलग जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य के साथ। धन्यवाद।